हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको गृह विज्ञान विषय में आपका द्वितीय पत्र आहार विज्ञान एवं पोषण, जो आपका द्वितीय पत्र है, इस बुक का जो नाम है आहार विज्ञान एवं पोषण। तो आहार विज्ञान एवं पोषण के अंतर्गत आज हम आपको बताएंगे ऊर्जा उपापचयन। उपापचयन को चयापचय भी कहा जाता है। ऊर्जा उपापचयन होता क्या है, इसके क्या कार्य हैं, इसकी आहार विज्ञान एवं पोषण में क्या भूमिका है, इसकी मानव शरीर के में आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में आपको हम अध्ययन कराएंगे। तो पहले ऊर्जा अपचयन को समझने के लिए सर्वप्रथम ऊर्जा यानी एनर्जी के बारे में आपको बताना चाहते हैं। जब व्यक्ति का शरीर कार्यरत होता है, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहा जाता है। कोई व्यक्ति कैसा भी कोई कार्य करे उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती ही है, चाहे वो खेलता हो, पढ़ता हो, लिखता हो, अन्य कई प्रकार की शारीरिक क्रियाएं करे, लेकिन उसको ऊर्जा की आवश्यकता ही होती है। अब कह सकते हैं ऊर्जा का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? तो प्राकृतिक तौर पे ऊर्जा हमें सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश से मिलती है। तो ये तो आपका होगा प्राकृतिक स्रोत, लेकिन जब हम उसको कृत्रिम रूप से ग्रहण करते हैं तो इसके लिए हमें भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, तभी हम अपने शरीर में एनर्जी को इकट्ठा कर सकते हैं, ऊर्जा को इकट्ठा करके अन्य सभी कार्यों को कर सकते हैं, तथा कोई शारीरिक क्रिया होती है ऊर्जा के माध्यम से ही संपन्न होती है। तो ये आपका ऊर्जा के बारे में हो गया। ऊर्जा के ही माध्यम से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं। जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जिसमें सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल मिलकर भोजन अपना पेड़ पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये आपका ऊर्जा है, ऊर्जा के माध्यम से ही मानव शरीर क्रियाशील होता है। अब आपका आता है उपापचयन या चयापचय नहीं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो मानव का जो शरीर है एक मशीन की तरह कार्य करता है। कैसा है? जो मानव शरीर है मशीन की तरह कार्य करता है। अब कहोगे कि मानव शरीर मशीन है, लेकिन जो मानव का शरीर बना किससे बना हुआ है? जो मानव का शरीर है कोशिकाओं से बना हुआ है। किससे? कोशिका। जो सेल्स होती हैं, कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं यूनिसेलुलर, कुछ बहुकोशिकीय होते हैं मल्टी सेलुलर। तो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के समूह को हम कोशिका कहते हैं। तो जिस तरह से ईंट के ऊपर ईंट लगाकर एक मकान का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार एक कोशिका से दूसरी कोशिका मिलकर मानव शरीर का निर्माण होता है। तो आप कह भी सकते हैं मानव शरीर की तुलना मशीन के द्वारा की गई है, लेकिन संपूर्ण रूप से मानव को मशीन नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? जैसे कि मशीन ने अपना कार्य करना बंद कर दिया, मशीन को हमने बंद कर दिया। जो मशीन होती है जो इलेक्ट्रॉनिक होती है उन्हें इसी द्वारा स्वचालित किया जाता है। जब मशीन को बंद कर दिया जाता है तो अपनी पूर्ण विराम की स्थिति में आराम करती हैं, लेकिन जब मनुष्य आराम करता है, जब विश्राम की स्थिति में होता है, उसका शरीर तब भी क्रियाशील होता है। क्रियाशील होता है तो कुछ ना कुछ ऊर्जा एनर्जी खर्च होती है। इसलिए हम कह सकते हैं ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जो भोज्य पदार्थ से हमें एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी के माध्यम से हम कई प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। पढ़ना है, लिखना है, खेलना है, कूदना है, कोई ऑफिस वर्क करना है, तो ये ऊर्जा के माध्यम से ही संपन्न हो सकता है। तो मनुष्य के शरीर में निरंतर चलने वाली जो क्रियाएं होती हैं, मनुष्य के शरीर में निरंतर जो चलने वाली क्रियाएं होती हैं, वही क्रियाएं आपकी चयापचय या उपापचयन कहलाती हैं, जो एक एनर्जी के माध्यम से ही संपन्न होती हैं। चाहे व्यक्ति ऑफिस में कार्य करे, चाहे वो पढ़े लिखे, अन्य कार्य करे, इन सभी कार्यों के लिए उसको
ऊर्जा की आवश्यकता ही होती है। जिस प्रकार ऊर्जा के माध्यम से ही हम अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। अब इसमें एक शब्द आता है ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रिया क्या होती है, वो अनैच्छिक क्रिया क्या होती है। ये ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया दोनों ही ऊर्जा के माध्यम से ही संपन्न होती हैं। तो ऐच्छिक यानी इच्छा के अनुसार पढ़ना है, लिखना है, बैठना है, खाना है, पीना है, ये हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं। यानी जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, जब हमारा मन होता है तो हम पढ़ाई करते हैं, तो खिलने का मन होता है हम खेलते हैं। लेकिन अपनी इच्छा से जो कार्य करते हैं वो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, जिनमें ऊर्जा का अपव्यय होता है, ऊर्जा खर्च होती है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं कर सकते हैं, चाहकर भी बंद नहीं कर सकते हैं। चाहे आप सोते वक्त हो, चाहे आप किसी कार्य को कर रहे हो। अब आप कहें कि हम अध्ययन कर रहे हैं, हमारे हृदय की धड़कन बंद हो जाए, हार्ट बीट बंद हो जाए, नहीं। हार्ट बीट है हमारा, किडनी द्वारा यूरिन फॉर्मेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त परिसंचरण है। आपकी जो अन्य जो क्रिया होती हैं जिन्हें हम बंद नहीं कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार बंद नहीं कर सकते हैं, वो आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। एक बार फिर ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं, शरीर की जो कुछ क्रियाएं होती हैं, शारीरिक क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार सभी कार्यों को संपन्न करते हैं। जैसे पढ़ना है, लिखना है, बैठना है, खाना है, पीना है, ये आपकी ऐच्छिक क्रिया होती है। अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते हैं। चाहे आप कोई कार्य कर रहे हो, चाहे आप सो रहे हो या आप विश्राम कर रहे हो। जैसे कि आप सो रहे हैं, सोते समय आपकी हार्ट बीट भी चलती है, ब्लड सर्कुलेशन भी चलता है, जो किडनी होती है यूरिन फॉर्मेशन करती हैं, ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। ये सभी क्रियाएं स्वतः रूप से, अनवरत रूप से शरीर में चलती ही रहती हैं तथा आंतरिक अंग अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं। ये आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो इसी माध्यम से हम ऊर्जा अपचय को आसानी से समझ सकते हैं। अब देखते हैं चयापचय, मेटाबॉलिज्म होता क्या है। शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने तथा नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया। शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने तथा नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया चयापचय कहलाती है। जब आप भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण हम दांतों द्वारा चबाकर, जीभ के द्वारा आगे पीछे कर संकुचन की क्रिया के द्वारा ग्रास नली से होते हुए आमाशय तक पहुंचता है। तो हमारे जो भोजन का पाचन है हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। जो हमारी सलेवरी ग्लैंड होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियों के द्वारा भी भोजन का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। तो वही आपकी बातें हैं, शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने तथा नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया। भोज्य पदार्थ टूट रहे हैं, कण, छोटे छोटे कण टूटते हैं, उसके बाद नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया चयापचय कहलाती है। इसी क्रिया को हम मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है शरीर में, इसको दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में पहला आपका अपचय और दूसरा आपका उपचय। इनमें काफी कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इंग्लिश वर्ड का यूज किया गया है। अपचय यानी कैटाबॉलिज्म, उपचय यानी एनाबॉलिज्म। तो अपचय क्या होता है और उपचय क्या होता है, इसको हम दोनों को एक अंतर के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो अब आता है आपका अपचय, कैटाबॉलिज्म। भोज्य पदार्थों का टूटना, सरलतम रूप में टूटना, यानी वही आपका जो चयापचय में बताया था वही क्रिया होती है। इसमें भोज्य पदार्थों का टूटना तथा सरल अणुओं में टूटना। भोजन के टुकड़े करके तो हम हमारे शरीर में पहुंचता है, उसके द्वारा उसका पाचन होता है, कई प्रकार की सिंथेसिस होता है। अब आपका उपचय, एनाबॉलिज्म क्या होता है, शरीर में निर्माणकारी क्रियाएं, जो शरीर की कुछ फॉर्मेशन क्रिया होती है, निर्माणकारी क्रियाएं होती हैं। जैसे कौन सी क्रिया होती हैं जो निर्माणकारी होती हैं, मांसपेशियां, तंतु का निर्माण। हमारा शरीर है मांसपेशियों, हड्डियों, अस्थियों से मिलकर बना हुआ होता है। मानव शरीर में कुल 206
अस्थियां, हड्डियां पाई जाती हैं। जब एक नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या 270 होती है, 300 के समथिंग। यानी छोटा बच्चा होता है उसमें हड्डियों की संख्या अधिक होती है, लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, बाल्यावस्था किशोरावस्था पहुंचता है, तो उसकी हड्डियों की संख्या यानी मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। तो जो निर्माणकारी क्रिया है, इसी से हमारे शरीर का निर्माण हो रहा है। शेप, साइज, आकार, यानी शरीर का निर्माण किस तरह है, आकृति हमारी किस तरह की है, एक ढांचा तैयार हमारी अस्थियों के द्वारा ही होता है। तो भोज्य पदार्थों का टूटना, निर्माणकारी क्रिया जैसे मांसपेशियों, तंतु का निर्माण, रक्त का बनना, ब्लड फॉर्मेशन। हमारे शरीर में रक्त कैसे बनता है? जो अस्थि मज्जा होती है उनके द्वारा रक्त का निर्माण होता है। स्प्लीन, जो स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। जो तंतु होते हैं, कई संयोजित तंतु होते हैं, उनके द्वारा रक्त का निर्माण होता है। जो रक्त है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, ये तीनों प्रकार के रक्त हैं, वो निर्माणकारी क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। जो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन होता है। जो डब्ल्यूबीसी होती है ना, सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी कोशिका, सैनिक कोशिका इसलिए कहा जाता है कि डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं ही हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती हैं। जो प्लेटलेट्स होते हैं, अगर हमें किसी स्थान पर चोट लगती है तो हमारा जो रक्त स्राव है कुछ समय बाद अपने आप ही बंद हो जाता है। वो आपकी प्लेटलेट्स विषाणु होते हैं। तो शरीर में रक्त का बनना किस क्रिया के माध्यम से होता है? हमारे उपचय के माध्यम से, एनाबॉलिज्म के माध्यम से। ग्लाइकोजन का निर्माण हमारे शरीर में, तो भोजन का पचाव होता है, उपचय होता है, ग्लाइकोजन के माध्यम से भी होता है। जब आप उपवास रखते हैं, उपवास के समय आप खाना नहीं खाते हैं, कभी कभी जल के द्वारा ही उपवास करते हैं, उस समय हमें एनर्जी मिलती है। हम सभी कार्यों को रोजमर्रा की तरह करते हैं तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जो भोजन हम प्रतिदिन ग्रहण करते हैं वो भोजन हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित हो जाता है, जिस समय उपवास के समय एनर्जी प्राप्त होती है। अस्थियों का निर्माण और दांतों का विकास, दांतों का भी विकास उपचय के माध्यम से होता है। जो मानव शरीर में दांत होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, इंसाइजर और कैनाइजर, जो 32 दांतों की संख्या होती है, इन्हीं दांतों के माध्यम से दांत होते हैं उपचय, एनाबॉलिज्म की क्रिया यानी निर्माणकारी क्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। अतः हम कह सकते हैं ऊर्जापचय, चयापचय, उपचय, अपचय दोनों का एक सम्मिलित रूप है। इसलिए मेटाबॉलिज्म बराबर कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। तो ये आपके ऊर्जा, उपापचय, चयापचय के बारे में जानकारी है। अब आपको एनर्जी मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत अब आपको बताएंगे किलो कैलोरी के बारे में। आहार विज्ञान एवं पोषण में कैलोरी को किलो कैलोरी कहा जाता है। जो आहार विज्ञान पोषण है जिसमें कैलोरी को क्या कहा जाता है? किलो कैलोरी। जो किलो कैलोरी होता है इसे इंग्लिश के कैपिटल C के द्वारा शो किया जाता है। तो किलो कैलोरी होता क्या है? ये भी एक ऊर्जा की यानी ऊष्मा की एक इकाई होती है। 1 किलोग्राम पानी का, कितना पानी लेना है? 1 किलोग्राम पानी का तापक्रम यानी टेम्परेचर, 1 किलोग्राम पानी का तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस। तो ताप की मापने की इकाई होती है सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है, ऊष्मा यानी हीट, जब हम पानी को गर्म करते हैं सामान्य रूप से तो उसमें से ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा यानी ऊष्मा को क्या कहा जाता है? हीट कहा जाता है। तो 1 किलोग्राम पानी में तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा हीट का प्रयोग किया जाता है उस ताप की मात्रा को ही किलो कैलोरी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है जब हमने 1 किलोग्राम पानी को गर्म किया जिसमें से जितनी जो ऊष्मा निकली उसी ऊष्मा की मात्रा को ही किलो कैलोरी कहा जाता है।
जो ऊर्जा मापने की इकाई होती है उसको जूल कहा जाता है। जो ऊर्जा मापते हैं हम, ऊर्जा मापने की इकाई को क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है। इससे पहले वीडियो में हम ऊर्जा के बारे में आपको बता चुके हैं। तो कैलोरी मापने का यंत्र, एक कैलोरी होगी, कैलोरी को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो कैलोरी मापने के यंत्र को कैलोरीमीटर कहा जाता है, जिसके द्वारा हम कैलोरी को माप सकते हैं। यानी कैलोरी मापने के यंत्र को कैलोरीमीटर कहा जाता है। और आपका आता है जूल। इस किलो कैलोरी जूल है आपकी ऊर्जा मापना है, इसी से संबंधित है आपका। तो आप जूल, एक न्यूटन बल से 1 किलोग्राम वस्तु को 1 मीटर की दूरी तक, 1 न्यूटन बल यानी जो बल की इकाई होती है न्यूटन में ही नापी जाती है। तो 1 न्यूटन बल से 1 किलोग्राम वस्तु को 1 मीटर की दूरी तक चलाने के लिए व्यय की गई ऊर्जा की मात्रा, जितनी जो ऊर्जा व्यय होती है, खर्च होती है, 1 जूल के बराबर होती है। जो ऊर्जा खर्च होती है कितनी होती है, 1 जूल के बराबर होती है, वही आपका जूल कहलाता है। जूल क्या है, ऊर्जा मापने की इकाई। ऊर्जा मापने की इकाई क्या है, जूल। तो 1 किलो कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.186 किलो जूल, ये इसकी इकाई होती है। 4.186 किलो जूल। ऊष्मा की मापने की इकाई क्या है, कैलोरी। यानी कहने का तात्पर्य है यहाँ पे ऊष्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऊष्मा क्या है, ऊष्मा की मापने की इकाई क्या है, कैलोरी। तो 1 किलोग्राम पानी का जो तापक्रम है, जितनी ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है वही तो आपका क्या है, किलो कैलोरी। तो ऊष्मा के मापने की इकाई क्या हमारी, कैलोरी।